हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एग्जामपुर। हम लोग देख रहे थे बच्चों वर्ल्ड मैपिंग सीरीज, विश्व का मानचित्र, और उसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट या फिर यूरोपीय महाद्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट के चारों ओर हम घूम चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होंगे उसे स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगे, माउंटेन रेंज होंगे या कोई पोर्ट वगैरह होगा, उसको हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमने जो मैप खोल रखा है ये यूरोप का एक देश है और इसका नाम क्या है, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर डिस्कस करनी है वो क्या है। तो ये जो आपका जर्मनी है, यहाँ पर एक नहर बनाया गया है और उस नहर का क्या नाम है, कील नहर। ये देखिए, ये वाला आपको लोकेशन दिखाई दे रहा होगा। इधर पूरा का पूरा जो सागर पड़ रहा है इसको बोल रहे हैं हम बाल्टिक सी, और इसके वेस्ट में जो सी पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सी या उत्तरी सागर। तो बाल्टिक सी और उत्तरी सागर के बीच में ये जो जर्मनी देश पड़ रहा है, इसके यहाँ वाले ये देखिए लैंड एरिया में एक नहर बनाया गया है और इसको हम किस नाम से जान रहे हैं, कील नहर। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है कि जर्मनी में जो कील नहर बनाया गया है ये किसको किससे जोड़ेगा। तो दो वाटर बॉडी को ये वाटर बॉडी आपस में जोड़ रहा है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमें इस नहर के समीप दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। एक, इस नहर के पूरब में या ईस्ट में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कील, और ये जो कील रीजन है यहाँ पर आपका बहुत अच्छे तरीके से या बोल सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर डेयरी उद्योग या डेयरी इंडस्ट्री डेवलप की गई है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ इस कील नहर के पूरब में बाल्टिक सी के तट पर, बाल्टिक सी के कोस्ट पर जो कील क्षेत्र है वो आपका जर्मनी का डेयरी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्लियर हो गया। अब अगर आप इस कील नहर के वेस्ट में आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक पोर्ट दिखाई दे रहा है और इस पोर्ट का क्या नाम है आपका, हैम्बर्ग। ठीक है, तो इसके वेस्ट में पश्चिम में हमें एक बंदरगाह दिखाई देता है जो कि जिसका नाम है हैम्बर्ग, और ये हैम्बर्ग पोर्ट जो है पूरे के पूरे जर्मनी का एक ऐसा लोकेशन है जो कि जलयान उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, या फिर यहाँ पर जलयान उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में इतनी ही चीजें देखनी है, या फिर बोल सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था उसी को आज थ्योरी फॉर्म में फटाफट हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, क्या, जर्मनी। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए जर्मनी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जर्मनी में निर्मित कील नहर, कील नहर किसको किससे जोड़ता है। तो उधर क्या था आपका, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी को वेस्ट में क्या था, नॉर्थ सी या फिर उत्तरी सागर, नॉर्थ सी से जोड़ता। फिर हमने देखा था कि ये जो कील नहर है इसके पूरब में बाल्टिक सागर के तट पर, बाल्टिक सागर तट पर अवस्थित, तट पर अवस्थित कौन सा क्षेत्र, बाल्टिक सागर तट पर अवस्थित कील एक महत्वपूर्ण डेयरी उद्योग केंद्र है। डेयरी एक महत्वपूर्ण क्या है आपका, ये डेयरी उद्योग केंद्र। ठीक है, जबकि इसके पश्चिम में, वेस्ट में क्या था, हैम्बर्ग पोर्ट, जबकि पश्चिम में स्थित हैम्बर्ग पोर्ट जर्मनी में जलयान उद्योग, जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है, का महत्वपूर्ण केंद्र है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने जो डिस्कस किया था उसको पूरा का पूरा हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। आप लोग भी इसको लिख लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है उसका क्या नाम है बच्चों, नॉर्थ सी, या फिर जिसको आप बोल रहे थे उत्तरी सागर। तो ये जो पूरा का पूरा आपका नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें एक बैंक दिखाई दे रहा है, जो समुद्र का वो जो तटीय क्षेत्र है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डॉगर बैंक। ये दिख रहा होगा आपको, डॉगर बैंक। बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी कोई कॉन्टिनेंट और ओशन एक दूसरे से मिलते हैं, यानी जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, उस मीटिंग पॉइंट में आपको दिखाई देगा कि कॉन्टिनेंट के काफी क्षेत्र पर आपका ओशन का पानी आ जाता है, और ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन होता है इसको बोलते हैं हम महाद्वीपीय मग्न तट। क्लियर हो गया। और इस वाले क्षेत्र में ही आपको बहुत ज्यादा क्या दिखाई देता है, सेडिमेंट्स दिखाई देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो भी आपका लैंड है या जो भी आपका जमीनी क्षेत्र है, उसका जो कोस्टल रीजन है जहां पर पानी स्टार्ट हो रहा है, वहां पे बहुत सारा डिपोजिशन होता है। जो नदियां आएंगी, जो भी कूड़ा कचरा आएगा, वो सब वहीं डिपॉजिट होता है, वहीं पर उसका निक्षेपण होता है। और इसी तरह ओशन जो है उसके द्वारा भी जितना भी कूड़ा कचरा होता है वो तट पर ला दिया जाता है, और ये सारी चीजें एक के ऊपर एक डिपॉजिट होती जाती है लेयर बाय लेयर, और बाद में टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण यहाँ पर क्या बनता है, क्रूड ऑयल वगैरह, या फिर बोल सकते हैं हम नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ये जो डॉगर्स बैंक है ये भी क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट है, और कॉन्टिनेंट का ये काफ़ी लैंड वाला रीजन है। देखिए ये आपको लाइट शेड में दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा लैंड वाला क्षेत्र है, और ये है ओशन, और ये इनका मीटिंग पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पर जूम करके दिखाया है, और इसे हम किस नाम से जान रहे हैं, डॉगर बैंक के नाम से जान रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये महाद्वीपीय मग्न तट का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। डॉगर्स बैंक, डॉगर्स बैंक जो है यहाँ पर आपका विश्व स्तर पर मछलियों का उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि उत्तर पश्चिम यूरोप का, उत्तर पश्चिम मतलब देखिए ये है पूरा अगर यूरोप, तो ये वाले रीजन में पड़ रहा है कि आपका डॉगर्स बैंक। तो जो आपका उत्तर पश्चिम यूरोप वाला क्षेत्र है, ये वाला डॉगर्स बैंक वाला, ये आपका प्राकृतिक क्षेत्र के भंडार की दृष्टि से, सॉरी प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। तो डॉगर्स बैंक के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिश का प्रोडक्शन हो रहा है, मछलियों के भंडार या उनके उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी ये रिच है नेचुरल गैस रिसोर्सेज के मामले में। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है हमें दिखाई दे रही है। क्लियर हो गया। पहले भी मैं आपको इसकी लोकेशन बता चुकी हूँ, तो अभी हम इसके बारे में फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग नॉर्थ सी या उत्तरी सागर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेंगे उत्तरी सागर के महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट को किस नाम से जानते हैं। तो जो आपका नॉर्थ सी है, इसका ये वाला जो रीजन है, इसे किस नाम से जानते हैं, डॉगर्स बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उत्तरी सागर के महाद्वीपीय मग्न तट को डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने, यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, डॉगर्स बैंक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसके आगे एरो देकर लिख देंगे यहीं पर ताकि आप इससे लिंक कर पाए। यह क्षेत्र मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से, मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, सभी के समझ में आ गया। आगे लिखेंगे उत्तर पश्चिम यूरोप का, उत्तर पश्चिम यूरोप का यह क्षेत्र, यूरोप का यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से, प्राकृतिक गैस लिख लेंगे, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये हमने बेसिकली डिस्कस कर लिया नॉर्थ सी डॉगर्स बैंक। इसके पहले मैंने नॉर्थ सी के बारे में आपको थोड़े बहुत फैक्ट बताए थे। चलिए नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि आपका स्ट्रेट ऑफ डूअर, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। स्ट्रेट ऑफ डूअर किसको किससे जोड़ा है और किसको किससे अलग करा है, बस आपको यही देखना है। तो ये है आपका स्ट्रेट ऑफ डूअर, और इसके नॉर्थ में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, यूके की बात कर रहे हैं। और साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल दिखाई दे रही है, वो तो उधर आ जाएगा जर्मनी, और इधर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, फ्रांस। तो ध्यान देना है स्ट्रेट ऑफ डूअर जो है वो किसको किससे अलग करता है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। और किसको किससे जोड़ता है, तो यहाँ पर क्या है आपका नॉर्थ सी, और यहाँ पर क्या है इंग्लिश चैनल। तो स्ट्रेट ऑफ डूअर जो है वो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को एक दूसरे से जोड़ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात, बिल्कुल सिंपल से इजी पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग फंस जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये नोट डाउन करा दे रही हूँ। देखिए यहीं पे लिखवा देते हैं इसको। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं स्ट्रेट ऑफ डूअर, सॉरी स्ट्रेट ऑफ डूअर स्ट्रेट ऑफ डूअर, इसमें लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट ये है यूके को किससे अलग करता है, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा था, फ्रांस, फ्रांस से अलग करता है, ठीक है। और किसको किससे जोड़ता है, यह है उधर क्या है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को किससे जोड़ा है भाई, इधर क्या हो जाएगा इसके इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, से जोड़ता है। क्लियर हो गई इतनी बात, सभी की समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यहां पर क्या है ये आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है भाई। अभी मैंने आपको इसका यूज भी बताया था कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और इसका ट्रेड में क्या इतना इंपॉर्टेंट यूज है, और जिसका भी इस क्षेत्र पर अधिकार होगा कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के ट्रेड को नियंत्रित कर सकता है। देखिए ये है आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या बोल सकते हैं इसको जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में कि ये किसको किससे जोड़ रहा है, तो आपको इसके ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा है, मेडिटेरेनियन सी, अब जिसको आप बोल रहे हैं भूमध्य सागर, और इसके वेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसको किससे जोड़ रहा है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, और किसको किससे अलग करता है। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो नॉर्थ में पड़ रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट, साउथ में क्या पड़ रहा है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अगर आप इस कॉन्टिनेंट के देश की बात करें कि आपका पूरे यूरोप के किस देश को अफ्रीका के किस देश से अलग कर रहा है, तो यहां पर पड़ता है इसके नॉर्थ में यूरोप का देश, इसका नाम है स्पेन, और इसके साउथ में जो अफ्रीका का देश है उसका क्या नाम है, मोरक्को। तो आपको कॉन्टिनेंट के साथ साथ में कंट्रीज भी याद करने होंगे, घुमा सकता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है मेडिटेरेनियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है,
और किसको, स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये आपका अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है। यानी पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन सी है वो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। और इधर पड़ता है इसका अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में केवल इसी रूट से होकर जा सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसीलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी यही है वो रास्ता जहां से अटलांटिक महासागर से आप भूमध्य सागर में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है कि इस मेडिटेरेनियन सी के पास हमें दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं या फिर पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, बंदरगाह दिखाई दे रहे हैं। एक पोर्ट का नाम है जिब्राल्टर पोर्ट और एक पोर्ट का नाम है क्यूटा या स्यूटा, जिस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें, क्यूटा मैं बोलूंगी इसे, ठीक है। तो एक पोर्ट है जो आपका यूरोप में पड़ रहा है, इसका नाम है जिब्राल्टर, और एक पोर्ट है जो अफ्रीका में पड़ रहा है, इसका नाम है क्यूटा, ठीक है। तो यहां पर इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट या दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह हमें दिखाई देते हैं। अब इस पोर्ट पर किसका अधिकार है? आप सोचेंगे स्पेन में पड़ रहा है तो स्पेन का अधिकार है, बिल्कुल ही नहीं। स्पेन का जो ये स्पेन वाले क्षेत्र पे जो जिब्राल्टर पोर्ट दिखाई दे रहा है, इस पर स्पेन का अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर किसका अधिकार है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का अधिकार है। समझ में आ गया। और ये जो आपका मोरक्को वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमें पोर्ट दिखाई दे रहा है जिसको क्यूटा नाम दे रहे हैं, इस पर किसका अधिकार है? स्पेन का अधिकार है। यानी ये जो दोनों ही इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, इन पर यूरोप के ही देशों का अधिकार है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग ये है कि जो स्पेन में है उसका अधिकार, उस पर यूके का अधिकार है, और जो मोरक्को अफ्रीका में है उस पर किसका? स्पेन का अधिकार है। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने ये सारे के सारे फैक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या ध्यान रखना है आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में? यह है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट हमने क्या पॉइंट देखा इसके बारे में? यह है किसको? यूरोप के स्पेन देश का क्या नाम है? स्पेन। यूरोप के स्पेन को किससे? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूं। अफ्रीका के किस देश से? इसका क्या नाम है आपका? मोरक्को। मोरक्को से अलग करता है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको इसके बारे में क्या डिस्कस करना है? यह है अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने का, में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, या फिर भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं इसे हम। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें डिस्कस क्या करना था? इसके दो पोर्ट्स के बारे में। तो इसके समीप कौन सा? यूके का कौन सा पोर्ट है भाई? जिब्राल्टर पोर्ट। और नीचे किसका आ जाएगा? स्पेन का कौन सा पोर्ट है? क्यूटा या स्यूटा? क्यूटा पोर्ट अवस्थित है। क्लियर हो गई इतनी बात? सभी के समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट फैक्ट को हमें डिस्कस करना है, आगे क्या बता रहा है आपका ये। नेक्स्ट हमें एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट के बारे में डिस्कस करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, और इस स्ट्रेट का क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो किसको किससे अलग करता है, तो ये आपका कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग करता है, कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो। और कॉर्सिका पर किसका अधिकार था, मैंने पहले बता दिया था आपको, इस पर किसका अधिकार था बच्चों, फ्रांस का। और सार्डिनिया पर किसका अधिकार है, इटली का। समझ में आ गया, किसको किससे जोड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी जो स्ट्रेट होता है ये वाटर बॉडीज को जोड़ता है और लैंड को एक दूसरे से अलग करता है। तो यहाँ पे दो वाटर बॉडीज कौन कौन सी हो जाएंगी, एक इसके ईस्ट में क्या पड़ रहा है, किसके वेस्ट में क्या पड़ रहा है। तो अगर आप इसके ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको भूमध्य सागर दिखाई देगा। ठीक है, इसके ईस्ट में नहीं, इसके वेस्ट में आपको क्या दिखाई देगा, भूमध्य सागर। तो यहाँ वाले रीजन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पर जो सागर दिखाई दे रहा है उसका नाम है टायरेनियन सी। तो आपको ध्यान रखना है ये किसको किससे जोड़ रहा है, भूमध्य सागर को टायरेनियन सागर से जोड़ रहा है, और किसको, कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात, सभी के समझ में आ गया। इसको फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो फर्स्ट पॉइंट किसको किससे जोड़ेगा, यह है ऊपर है आपका कॉर्सिका, और कॉर्सिका पर किसका अधिकार था बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्सिका है इस पर आपका फ्रांस का अधिकार है। तो ये क्या करेगा आपका, यह है फ्रांस, फ्रांस के कॉर्सिका को किससे, इटली के सार्डिनिया से अलग करता है, और किसको किससे जोड़ता है, यह भूमध्य सागर को टायरेनियन सी से जोड़ता है, टायरेनियन सी या टायरेनियन सागर से जोड़ता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमें मैप पर जाना है, और यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो। ये किसको किससे जोड़ा है और किसको किससे अलग कर रहा है। तो सबसे पहले हम वाटर बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस वाटर बॉडी को किस वाटर बॉडी से जोड़ता है, क्योंकि क्या है, जलडमरू मध्य पानी वाले क्षेत्र को जोड़ेगा। तो ये स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो के इधर आपको दिखाई दे रहा है गल्फ या खाड़ी, और इसका नाम है गल्फ ऑफ टोरंटो। तो ये गल्फ ऑफ टोरंटो को किससे जोड़ेगा, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक सी है, इसका नाम है एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी या एड्रियाटिक सागर। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो गल्फ ऑफ टोरंटो को एड्रियाटिक सी से जोड़ता है, और किसको किससे अलग करता है। तो दो आपको लैंड दिखाई दे रहे होंगे यूरोप के, ये वाला जो रीजन है इसको बोल रहे हैं हम इटली, और इधर वाले जो दो देश पड़ रहे हैं, एक का नाम है आपका अल्बानिया और दूसरा है आपका ग्रीस। तो ध्यान रखना है कि स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो जो है ये आपका इटली के प्रायद्वीप को, ये जो इटली का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसको किससे, अल्बानिया और ग्रीस के इटली के प्रायद्वीप को ये किससे अलग करता है, बाल्कान प्रायद्वीप के अल्बानिया और ग्रीस से अलग करता है। ठीक है, तो ये वाला आपका बाल्कान प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है। जब मैं आपको इसका फिजिकल फीचर कराऊंगी वहां पर हम बाल्कान पेनिनसुला प्रायद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इटली के प्रायद्वीप को बाल्कान प्रायद्वीप के अल्बानिया और ग्रीस से अलग करता है, किसको किससे जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ ऑट्रेंटो एड्रियाटिक सी को गल्फ ऑफ टोरंटो से जोड़ता है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, गल्फ ऑफ ऑट्रेंटो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह है एड्रियाटिक सी को
किससे जोड़ेगा यहाँ पर? गल्फ ऑफ टोरंटो, गल्फ ऑफ टोरंटो टोरंटो से जोड़ता है, से जोड़ता है। और किसको किससे अलग करता है? यह है इटली के प्रायद्वीप को बाल्कान प्रायद्वीप, बाल्कान प्रायद्वीप के कौन कौन से देश है? तो ऊपर आ जाएगा आपका अल्बानिया और नीचे ग्रीस, के अल्बानिया और ग्रीस से अलग करता है, से अलग करता है, अलग करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। डार्डनलीज के बारे में मैंने आपको बताया था, वापस से देख लेंगे। सी तो बता दिए थे, लैंड को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज है, ये कौन से सागर को किससे जोड़ता है? एजियन सी को सी ऑफ मरमरा, किससे? एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से जोड़ता है। और किसको किससे अलग करता है? तो ये आपका बच्चों यहाँ पर, ये है आपका एशिया का तुर्की वाला रीजन। ठीक है, तो ये जो तुर्की या जो टर्की जो आपका देश पड़ता है, इस टर्की के ही, तो ये जो आपका यहाँ पर टर्की हमें दिखाई दे रहा है, तो इस टर्की का ही एक रीजन होता है, उसका नाम है इस्तांबुल। तो ध्यान रखना है, ये जो टर्की का इस्तांबुल वाला रीजन है, जो एशिया का पार्ट, सॉरी जो टर्की है वो तो एशियाई रीजन में आ रहा है, तो बोल रहा है कि जो टर्की है या तुर्की है, इसके इस्तांबुल को एशियाई क्षेत्र से अलग करता है। कौन अलग करता है? तो इसका नाम है आपका स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, सॉरी डार्डनलीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है, किसको किससे जोड़ता है? एजियन को मरमरा से, एजियन सी को मरमरा सी से जोड़ता है। और किसको किससे अलग करता है? तो ये आपका तुर्की के कौन से वाले रीजन को? तो तुर्की का जो आपके नॉर्थ में क्षेत्र पड़ेगा, जिसको बोलते हैं आप इस्तांबुल, तो तुर्की के इस्तांबुल को किससे अलग करेगा? एशियाई क्षेत्र से अलग करता है, एशियाई क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है भाई, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है मैपिंग से रिलेटेड तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसे हम प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में उसे जरूर से हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं।